अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक पाबंद कर दिया है और 8 फरवरी की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जाने से मुताल्लिक खदशात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और आईनी इदारों को खबरदार कर दिया है कि आईनी खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। और तहरीक इंसाफ जो इस ऐलान से खुश नजर आ रही थी और जिसने हर हल्के से इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया था, उसे आज एक और धचका लगा है। पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की एंटी करप्शन टीम ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर रद्दमल देते हुए कहा है कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि इंतखाबी ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद ही पीटीआई की क़यादत को इस तरह के फाशिज्म का सामना है। चीफ जस्टिस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस फाशिज्म का जल्द अज जल्द खात्मा हो, वरना धांधली के ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में होते रहेंगे। सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अब अहम बात यह है कि जब 9 मई के बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, तो ये खबरें आई थी कि असद कैसर और परवेज़ खटक पीटीआई की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर 1 जून को इमरान खान ने यह ट्वीट कर दिया था कि मैंने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उसके सीनियर मेंबरान यानी असद कैसर और परवेज़ खटक को एजेंसीज ने मुलाकात के लिए बुलाया और अब उन्हें गैर कानूनी तौर पर एक सेफ हाउस में तहवील में रखा गया है और उन पर जोर दिया जा रहा है कि रिहाई के लिए वो तहरीक इंसाफ छोड़ दें। और फिर 1 जून को ही परवेज़ खटक ने असद कैसर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन असद कैसर ने पीटीआई छोड़ने से मुताल्लिक कोई बात नहीं की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में परवेज़ खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अपनी जमात बना ली। लेकिन असद कैसर पीटीआई के साथ ही मुंसलिक रहे और अब से कुछ दिन पहले असद कैसर एक बार फिर मुतहरिक हुए और उन्होंने अली मोहम्मद खान के साथ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, मगर अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 90 दिन में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की और समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इलेक्शन कमीशन हुक्काम की मुलाकात के मिनट्स पेश कर दिए और अदालत को आगाह किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर्स की मंजूरी से मीटिंग मिनट्स मंजूर हुए हैं। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन मिले, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सदर मुमलिकत के दस्तखत करवा कर लाएं तो हमें पैगाम भेज दीजिएगा। अदालत के सामने ऐवान सदर से कुछ भी नहीं है, हम कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहते। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए, इस मामले पर किसी किस्म का इबहाम नहीं चाहिए। कल कोई फरीक आकर ये ना कह दे कि मैं मुशावरती अमल में शामिल नहीं था। अगर कोई ऐवान सदर से आना चाहता है तो हम उसे खुशामदीद कहेंगे। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल सदर की तरफ से दस्तखत शुदा खत की कॉपी लेने चले गए और समाअत में वक्फा हुआ। और फिर जब अटॉर्नी जनरल वापस आए तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बहुत देर हो गई अटॉर्नी जनरल साहिब। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी पेश कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या ये असल कॉपी है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि एक असल कॉपी है और 3 फोटो कॉपीज़ हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम असल कॉपी रखेंगे, आप सदर की दस्तावेज़ पढ़कर सुना दें। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और फिर अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर फरीकैन के वकील ने जवाब दिया कि हम सब खुश हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आईनी बहस को आइंदा के लिए छोड़ दिया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स मौजूद हैं, क्या सूबों को इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर कोई एतराज़ है। जिस पर एडवोकेट जनरल्स ने मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि इंतखाबात पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से कहा कि हम आपको भी इंतखाबात के लिए पाबंद कर रहे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। आइन पर अमल ना करने के सख्त नताइज होते हैं। इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। मुतादिद दरख्वास्तें दायर हो चुकी थी, इसलिए अदालत ने केस सुना। बहरहाल अदालत मुकम्मल तौर पर अपनी आईनी हदूद से आगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के अख्तियार में मुदाखलत नहीं की। हर आईनी
इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। आइन से इनहराफ करने का कोई ऑप्शन किसी आइनी इदारे के पास मौजूद नहीं है। अदालत ने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरा इख्तियार में रहें। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हुक्मनामे के मुताबिक हर आईनी खिलाफ वर्जी के असरात संगीन और दूर रस होते हैं। आईनी खिलाफ वर्जियों के असरात आज भी महसूस होते हैं। हमें न सिर्फ आइन पर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए बल्कि अपने आईनी इनहराफ के माजी से सीखना भी चाहिए। अदालतें भी गैर जरूरी मामलात में उलझती रही हैं। माजी करीब में एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। आइन वाज़ेह है कि अराकीन असेंबली की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर सकती है। इंतखाबात की तारीख ना आने से पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार हुआ। इससे यह खदशा पैदा हुआ कि शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर खुद नोटिस लिया। सदर मुमलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असेंबली तहलील की जो गैर आइनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर मुमलिकत वजीर आजम की हिदायत पर असेंबली तहलील नहीं कर सकते थे, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। गैर आइनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के ज़मरे में आता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम आइनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। हुक्मनामे के मुताबिक इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। अगर कोई अवामी ओहदे पर बैठकर बेबस है तो वो अमली तौर पर नहीं बल्कि महज दफ्तर में बैठकर अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं है। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को कोई एतराज़ है तो बता दें, हम सबको पाबंद कर रहे हैं। तो अली जफर ने जवाब दिया कि आपने कहा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद ये पत्थर पर लकीर होगी। पत्थर पर लकीर वाला जुमला भी अपने हुक्मनामे में लिखवा दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे। जिसके बाद अचानक चीफ जस्टिस ने मीडिया से मुतालिक रिमार्क देते हुए कहा, अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी टीवी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतालिक इबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पेमरा को शिकायत करेगा। मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाज़त नहीं कि माइक पकड़कर अवाम को गुमराह करे। मीडिया इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना इनका हक तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल या पेमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया। यानी इलेक्शन से मुतालिक मामला अब निमट चुका है। मगर मीडिया से मुतालिक आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए थे इससे मुतालिक भी आज काफ़ी बहस होती रही है। जाहिर है मीडिया को गैर यकीनी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी, इसके अलावा मीडिया से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों ने चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर तनकीद की है और उन्हें गैर ज़रूरी करार दिया है। इसके अलावा रवां हफ्ते फैज़ाबाद धरना केस के दौरान चीफ जस्टिस के वकला और ऑफिशियल से रवैये पर भी तनकीद की गई थी। और अहम बात यह है कि अब तक इंतखाबात में जो भी इल्तवा हुआ है इसमें इबहाम मीडिया ने नहीं बल्कि मुल्क के आइनी इदारों ने खुद पैदा किया है। इसमें जस्टिस बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किरदार अदा किया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। और जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो इबहाम तो पैदा होगा और इस पर खदशात का इजहार भी किया जाएगा। उम्मीद है कि 8 फरवरी की तारीख पर मिनोन अमल होगा। दूसरी तरफ पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों 8 फरवरी को इंतखाबात से मुताल्लिक मुतमईन नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर शिकायत कर रही हैं। और आज भी ये सवाल बरकरार है कि पीटीआई अपने चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बगैर कैसे इंतखाबी मुहिम चलाएगी, क्योंकि पीटीआई के मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ खामोश हैं, कुछ रुपोश हैं और कुछ गिरफ्तार हैं। और आज ही पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, हमें फील्ड दे दो, लेवल हम खुद कर देंगे। अगर वक्त से पहले इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा कर दिया
और आपने इस अंदाज से इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराए, और कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड। हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। लेवल हम खुद कर देंगे, हमें फील्ड प्रोवाइड कर दें। लेकिन हम ये आपके जरिए बताना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान में तमाम हमारे कैंडिडेट्स होंगे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा ही हो। दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत ना करना पड़ती। इलेक्शन की चांद मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। PTI के साथ कोई जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। पूरे मामले पर बात करते हैं। हमें नून लीग से ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, और तहरीक इंसाफ से पार्टी के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, आज आप खुद ने कहा कि मैं बस फील्ड दे दो, लेवल उसे हम खुद कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि सद कैसर साहब को भी एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने गिरफ्तार कर लिया। आप लोग सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक थे कि इलेक्शन की तारीख किसी भी तरीके से आए। आप ही के वकील अली ज़फ़र साहब ने तो आज चीफ जस्टिस साहब से ये भी कहा कि जो पत्थर पर लकीर वाला जुमला है 8 फरवरी की तारीख के साथ वो भी डाल दें। आप लोग खुश भी हैं कि 8 फरवरी की तारीख आ गई, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा परसू किया, सबसे ज़्यादा फोर्स किया, पत्थर पर लकीर भी आप चाहते हैं। क्या अब भी उम्मीद किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी आपको? देखिए, पहली बात है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस का मुनक़िद होना, आज देखें 13 महीने बाद 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, पंजाब और KP का, जबकि नेशनल असम्बली का और बाकी 2 सूबों का 6 महीने के बाद होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस एक्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो इसका इक़दाम ये होगा कि नेक्स्ट अगला इलेक्शन फिर 13 महीने क्यों, फिर आप 2 साल ना करें, 3 साल ना कराएं, और उससे ज़्यादा भी ना कराएं। जैसे राजा रियाज कहता था 10 साल ना कराएं, कोई आईनी शिक जो है वो आपको प्रोहिबिट नहीं करती। लेकिन देखिए, एक तो ये एक एस्पेक्ट है जिसको हम आज भी कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छी बात है कि डेट आ गई है। हम ये तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। पहली मरतबा 1 मार्च का फैसला आया, दूसरी मरतबा 4/4 का फैसला आया, और तीसरी मरतबा ये एक फैसला जो आज आया है। इसलिए हम इसको खुशाइंद भी करार दे रहे हैं। लेकिन साथ ही हम ये मुतालबा कर रहे हैं, अब अगली जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, रियासती इदारों की और केयर टेकर सेटअप्स की। और जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या कौम, पब्लिक, लोग, इंटरनेशनल मीडिया इनको नहीं देख रहा? क्या जिस अंदाज से वो ट्रीट किया जा रहा है PTI के साथ, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है? क्या सूबाई हुकूमतें गैर जानबदार हैं जो केयर टेकर बैठी हैं, या जो नेशनल जो फेडरल में केयर टेकर? ये जो आपके एतराज़ात है वो नजर आ रहे हैं। अब इस सूरत में अब नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी भी तासुर दे रही है कि नून लीग को लाने के लिए क्या जा रहा है, मगर आप लोग इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम हर जगह से लोगों को खड़ा करेंगे। आप क्या ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत आ गई, अगर आपको कैंपेन का मौका भी ना मिला, इनकी हुकूमत आ गई, तो मामला आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगे? देखें, इस वक्त भी शाहजेब साहब, बात यह है कि 80% अवाम आज भी इमरान खान के साथ और PTI के साथ खड़ी है। वो हमें पता है। हर हल्के में हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे 7 से 14 के दरमियान हर हल्के में कैंडिडेट्स हैं। जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासी इदारे बांदी बन के एक जमात को जितवाने के लिए ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, एक सबसे मकबूल पार्टी को जो फेडरेशन की अलामत है उसको क्रश करने के लिए जो तरीका वारदात इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रियासत हमारी इस एडवेंचर इन मिस एडवेंचर की मुतहम्मिल हो सकती है? क्या 25 करोड़ आवाम के माशी मसाइल का हल हम इस तरीका कार और इस तर्ज अमल से हम हल कर सकते हैं? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन न हुए जिसकी क्रेडिबिलिटी पे अभी से सवालिया निशान पैदा हो गया है,
क्या हमारे मुल्क के माशी मसाइल हल हो पाएंगे? क्या उसके ऊपर खुर्रम ज़कीर साहब, ये अहम सवाल है कि अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो उनकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, उस पर सवाल उठेगा। आप लोग दावेदार हैं कि आप जीतेंगे, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे। अगर इस तरीके से हुआ और लेजिटिमेसी पे सवाल उठे कि फ्री और फेयर नहीं है, एक पार्टी के पास फील्ड नहीं है, तो आप लोग कैसे मुल्क को मसाइल से निकाल लेंगे अगर जीत भी गए? इसलिए कि हम सब जख्म खूरदा हैं जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन 2018 में हुए थे, जिसमें एक सनम को तराशा गया और पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसका नाम इमरान खान है। और उससे पहले जो 2017 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नाहक और गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई करके जो पूरी कहानी बनाई गई, पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी को शामिल कराया गया, प्री पोल रिगिंग हुई, इलेक्शन वाले दिन रिगिंग हुई। आरटीएस का नाम सबको याद है, लेकिन ये भी याद है कि किस तरह जो है वो तमाम रिजल्ट्स रोककर फिर इनको यकीनी बनाया गया कि पीटीआई जीतेगी। और उसके बाद भी पंजाब में जहां मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी एक प्लूरैलिटी थी पंजाब असेंबली में, उसको खत्म करने के लिए जिस तरह फिर जहाज चले और जो भी कहानी बनी, तो हम सब ने ये जख्म सहा है जो हम रियासत का भी और खराब और गलत और गैर कानूनी इलेक्शनों का भी। और इसीलिए हम सब इस पे तमाम जो जमातें जो भी हम एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर फिर आपका मुतालबा ये क्यों नहीं है कि जी 2024 के इंतखाबात जो हैं, मगर जब आप ये कहते हैं से साफ शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों, उन्हें कैंपेन करने का मौका मिलेगा तो होगा ना। 2018 में ये हुआ तो आप ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि जब 2023 में वो नहीं होना चाहिए, 2024 में वो नहीं होना चाहिए, इन्हें भी मौका दें, हमें भी मौका दें, फिर हम हरा के दिखाएंगे ना। जी, तो इनके पास मौका है। तहरीक इंसाफ आज भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की ये गर्दान कर रहे हैं, उस प्लेइंग फील्ड को इन्होंने ही 9 मई को आग लगा दी थी, उस पर खड्डे फेंके हैं, उस पे इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे। उन्होंने उस लेवल प्लेइंग फील्ड की हिफाजत के लिए जो पुलिस मामूर थी उसको जदोकोब किया है, उनकी हड्डियां तोड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेके कब्जा किया, फिर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी। ये जानवरों को आग लगाने वाले लोग हैं। तो लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड, इनके जो आईनी और शहरी हकूक हैं, जो तरीके इंसाफ से लड़ना चाहते हैं, इनको पूरा आज भी ये पूरा हक हासिल है। अब ये जो एक तारीखी और एक बड़ा संगीन हकीकत है वो ये है कि जिस मसनूई तरीके से इस जमात को बनाया गया था, जब पहला तनाव आया तो ये बिखर गए हैं। तो लिहाजा आज ये कहना कि ये किसी प्रेशर की वजह से बिखरे हैं, ये जिस तरह बने थे उसी तरह टूट गए। शुएब शाहीन साहब देखें, पहली बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनको 2018 में नहीं मिली, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में कितने जगह थी जो आपको जलसा करने की इजाजत नहीं मिली थी। मुझे बताएं कितने आपके उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, फरूख हबीब, पता नहीं कितने कितने लोग आपके अगवा किए गए थे और उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया गया। मुझे बताएं कि कितने लोग थे आपके जिनको सिर्फ जलसा करने की पादाश में गोलियां मारी गई, जैसे करक में हमारे साथ हुआ। कितने लोग आपके थे जिनको सिर्फ फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने के लिए आपने उठाकर जेलों में बंद कर दिया। कितने लोग थे आपके जो 14 अगस्त को सिर्फ बाहर निकले, पीटीआई का झंडा लेना जुर्म हो गया, पाकिस्तान के झंडे के साथ उनको उठा के आपने जेलों में बंद कर दिया। मर्दान और सवात में जो सिर्फ कॉर्नर मीटिंग बंद कमरे में की, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान में 100 जगह पे हमने मकामात पे जलसे की इजाजत मांगी, सिर्फ एक जगह पे इजाजत मिली और वहां भी क्या कहा, सारे लोग गिरफ्तार कर लिए और कहा कि जनाब ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन जो इश्तिहारी मुजरिम था उसको तो सीसीपीओ सलूट मार रहा था। वहां जो लंदन से निकलने लगे तो डॉक्टर फैसल साहब वहां प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। और शिफी साहब और खुर्रम ज़कीर साहब, आप दोनों से कि ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान मुकाबला है कि 2018 में ज़्यादा जुल्म हो रहा था या अब ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वो उस वक्त कहते थे कि जी एब्सकॉन्डर थे इमरान खान साहब और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे और ख़ुद जस्टिस खोसा साहब बुलाते थे कि जी आप हमारे पास आए, आप सड़कों पर क्या कर रहे हैं। खुर्रम ज़कीर साहब, आप दोनों को ही ये रियलाइजेशन नहीं है कि जी पहले भी गलत था, अब भी गलत है, तो आगे कैसे बढ़ना है। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ 2018 में गलत हुआ था तो इनके साथ हो रहा है, वो कह रहे हैं 2018 में आपके साथ कम हुआ था, हमारे साथ ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ चलेंगे खुर्रम ज़कीर साहब आप लोग? जी, सिर्फ 2018 में नहीं हुआ था शादी साहब, आपने रिपोर्ट किया था 2021 में सियालकोट के इलेक्शन में ये जो जमात आज लेवल प्लेइंग फील्ड की गर्दान करती है, इन्होंने 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए थे अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए। तो लिहाजा ये एक तारीख में नहीं जाना, अगर हमें फोकस करना है वो यही है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है और तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस इंतखाब में इंशाल्लाह हिस्सा लेना है, उनका ये फर्ज भी है और उनका ये हक भी है कि वो हर तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ कम्युनिकेट करके इस बात को यकीनी बनाएं कि जो इलेक्शन होने जा रहा है वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो, क्योंकि 2018 में जो खराबी हुई उसके मुल्क को बहुत भयानक नताइज भुगतने पड़े हैं और प्रैक्टिकली ये तमाम सियासी जमातों के सामने एक चैलेंज आ गया है कि 2024 में जो इंतखाबात हों वो जिस तरह एक पुरानी किसी ने बात की हुई है कि इट शुड बी ए न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में लिटरली हमने अपनी जमहूरियत का, हुर्रियत का, आजादी का एक नया जन्म लेना है इस इलेक्शन की सूरत में, क्योंकि 2018 में जिस किस्म की तबाही हुई थी वो अब दोबारा ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेख शाहीन साहब, अब अगर आपके चेयरमैन अंडर अरेस्ट रहते हैं, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंडर अरेस्ट रहते हैं इमरान खान साहब के साथ, तो और आप कह रहे हैं कि सबको हम टिकट देंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन हो पाएगा? अगर आपका गिला ये कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स भी नहीं करने दी जा रही हैं, आप लोग जीत पाएंगे, कुछ इंपैक्टफुल कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम आपको जो बात बता रहे हैं ना, उसके मेरे ख्याल है मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। एक बात सिर्फ आपको बता दूं, हमारे बल्ले के निशान के लिए 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया कि आपको बल्ले का निशान मिलेगा। कल जिसको रिकन्फर्म किया है आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, 12 हम दरखास्तें भी दे चुके हैं और पर्सनल हियरिंग भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें राइटिंग में आर्डर नहीं मिला। अगर आपका ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये तर्ज अमल है इदारों का, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इस जबर, जुल्म, बर्बरियत के बावजूद भी हम आज कॉन्फिडेंट हैं। मुझे बताएं, आज इलेक्शन का एक प्रैक्टिकली आगाज हो गया है। असद कैसर को आज तक इंतजार किया गया, वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन है, आज उनको गिरफ्तार कर लिया। बात यह है कि अगर ये तर्ज अमल से ये साबित करना चाहते हैं कि हमने इस पार्टी को सामने नहीं आने देना, इसको क्रश करना है और इससे फिर एक बड़े सुपर लाडले को लाने के लिए, और अगर ये तर्ज अमल आपका वक्त से पहले हो जाता है तो मुझे बता दें कि इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा। ये कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम कॉन्फिडेंट हैं, और ज़रा नवाज शरीफ साहब के आने के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो आ गए हैं, उन्होंने जो तकरीर की, जो पहला जलसा किया, कहीं साहब क्योंकि 16 महीने का एक बैगेज है, महंगाई, ये सब चीज़ें, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि उसे भी तो ओन करें, आप तो नवाज शरीफ साहब पे ही कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक कर देंगे, कहीं आप भी नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं कि जी हम बड़ा आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं लड़ रही होगी उस तरीके से? जी बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी 21 अक्टूबर की तकरीर में भी बड़ी आजी के साथ पाकिस्तान के लोगों से खिताब किया और उन्होंने बात की, दुआ करवाई, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि मुल्क में अवाम की हाकमियत कायम हो। और जहां तक जो शुएब शाहीन साहब ने जबर और बर्बरियत ये है कि 8 कमरे, 9 डॉक्टर, 10 चैनल, चहलकदमी के लिए एक सहन, एक्सरसाइज बाइक, ये कितने पाकिस्तान के कैदियों को मुयस्सर है? आप मुझे बता दें किनके, किस पाकिस्तान के कैदी को उसकी मर्जी का खाना, उसके लिए अलहदा बावर्चियर दिया जाता है? तो ये जो अगर आज जो सिर्फ एक बात कर, अगर आज वो पाबंदे सलासिल हैं तो इस वजह से है कि उन्होंने पाकिस्तान की अमानत में खयानत की है साइफर केस में, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और दूसरा साहब, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF का वफ़द 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के पहले रिव्यू के लिए कल पाकिस्तान पहुंचा, जहां आज IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का पहला इजलास हुआ, जिसमें रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स की अदायगियां और टैक्स छूट पर FBR से मुज़ाकरात हुए। वज़ारत ख़जाना की कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने हुकूमत की जानिब से पहले रिव्यू के अहदाफ मुकम्मल करने को सराहा और अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों और इक़दामात की तारीफ की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इन कोशिशों को जारी रखने पर जोर भी दिया। जबकि IMF वफ़द और हुकूमत के दरमियान कर होने वाले मुज़ाकरात के बारे में आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से आइंदा इंतखाबात और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से सवाल किया, जो इस वक्त मुल्क के सियासी और मुआशी मंजरनामे में सबसे अहम है। मीटिंग में मौजूद 2 अफराद ने तस्दीक की कि IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने आइंदा इंतखाबात और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC की फंक्शनिंग के बारे में सवालात उठाए, जिस पर निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उनसे कहा कि वो IMF वफ़द की इलेक्शन कमीशन
और SIFC सेक्रेटेरिएट के साथ मीटिंग करवा देंगी। लेकिन IMF और पाकिस्तान के दरमियान इब्तिदाई सेशन के कुछ घंटों बाद ही सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक कर लिया, जिससे मुल्क का सियासी मंजरनामा वाज़ेह हो गया। खबर के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का IMF प्रोग्राम के तहत अगले रिव्यू और IMF के साथ किसी भी किस्म की नई डील के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। IMF के अगले रिव्यू के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग मार्च में मुतवक्के है, जिसका मतलब है कि इस मौजूदा प्रोग्राम के तहत अगला रिव्यू अगले साल फरवरी में होगा। जराये के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने हालिया मुज़ाकरात में एनर्जी सेक्टर और टैक्स रिफॉर्म्स को मरकजी मौजू करार दिया, जबकि IMF वफ्द गर्दिशी कर्जे के मैनेजमेंट प्लान का भी जायजा लेगा। यह प्लान पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने के बारे में है। जराये ने भी बताया कि IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वह पेट्रोल की कीमतों का तयन ना करे। हुकूमत हर 2 हफ्तों के बाद पेट्रोल की कीमतों का तयन करती है, लेकिन IMF का मानना है कि पेट्रोल की कीमतें मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दी जानी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ज़ा इस्माइल ने भी एक दफ़ा ये मशवरा दिया था कि वज़ारत ख़ज़ाना को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तयन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मामले पर मज़ीद बहस नहीं की गई। खबर के मुताबिक ज़राए का यह भी कहना है कि IMF ने सरकारी इदारों यानी SOEs की पॉलिसी के हवाले से भी दरियाफ्त किया, जिसके हवाले से कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हुआ है। जबकि IMF की कल होने वाली मीटिंग के हवाले से द न्यूज़ और जंग में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF के वफ्द ने हुकूमत की जानिब से अब तक के लिए तमाम इक़दाम की तारीफ की, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम टारगेट्स को हासिल करना होगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF वफ्द ने मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज वज़ारत ख़ज़ाना के साथ किया, जहां उन्होंने इस पूरे मुआशी साल के लिए हुकूमत के फिस्कल प्लान पर सवालात उठाए। IMF वफ्द ने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए मौजूदा इक़दाम पर अमल दरामद जारी रखने पर भी जोर दिया। IMF ने टैक्स आमदनी के इम्कानात, 9,400 अरब रुपए के प्लान बजट टारगेट और ज़रूरत पड़ने पर इजाफी टैक्स इक़दाम की तफसीलात तलब की। हुकूमत और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 2 नवंबर से 10 नवंबर तक जारी रहेंगे, जबकि पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात उसके बाद 13 नवंबर से 16 नवंबर तक होंगे। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुज़ाकरात के पहले दौर में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने मईशत की मजमूई सूरत हाल IMF के सामने रखी और प्रोग्राम के तहत रिफॉर्म एजेंडे पर काम जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने पाकिस्तान की बात तहम्मुल से सुनी और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही वजाहत मांगी। ज़राए ने बताया कि अहम पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे, जब IMF अपने मौजूदा प्रोग्राम के पहले रिव्यू के तहत मुआशी और माली पॉलिसीज़ का मेमोरेंडम फाइनल करेगा। अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया तो मुल्क को मौजूदा प्रोग्राम की अगली किस्त के तहत $70 करोड़ मिलेंगे। IMF के साथ मस्बत पहलू पर मुज़ाकरात के आगाज़ और कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के असरात आज स्टॉक मार्केट पर भी नजर आए। आज मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने 53,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर किया। आज स्टॉक मार्केट में 483 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 53,123 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक तरफ स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, मुसलसल बेहतर परफॉर्म कर रही है। IMF पहली तिमाही के टारगेट से मुतमईन नजर आ रहा है। वहीं रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। आज इंटरबैंक में मुसलसल 10वें कारोबारी दिन रुपए की कदर में कमी आई। आज इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 31 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 285 रुपए पर बंद हुआ। डॉलर की कदर बेकाबू होना हुकूमत के लिए हमेशा से संगीन मसला रहा है। यहाँ तक कि सितंबर में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे तक महंगा हो गया था और ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए पर भी मुश्किल से दस्तयाब था। IMF प्रोग्राम में ये शर्त है कि 5 ट्रेडिंग सेशंस में इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 1.25% औसत से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ओपन मार्केट में रुपए की मुसलसल गिरावट इंटरबैंक में भी रुपए को मुसलसल गिरा रही थी, जिसके असरात पेट्रोल की कीमतों और बढ़ती हुई महंगाई की सूरत में आवाम को भुगतना पड़ रहे थे। इस पर हुकूमत और एजेंसीज ने एक्शन लिया। डॉलर की स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके बाद 16 अक्टूबर को डॉलर बहुत अरसे बाद अपनी कम तरीन सतह यानी 276 रुपए 83 पैसे पर आ गया था, लेकिन रुपया अपनी कदर ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सका और अब इसमें मुसलसल कमी आ रही है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। साफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी खबर की तफसीलात भी हमने आवाम के सामने रखी हैं। क्या ये अज्यूम किया जा सकता है जिस तरह मामला चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहले तो IMF वफ्द को पाकिस्तान लाना मुश्किल होता था, स्टेटमेंट्स हमें नजर आते थे वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से बड़े अग्रेसिव, आज वो आए कल, फिर पहला स्टेटमेंट भी मस्बत आया कि चीज़ें मस्बत सिमत में जा रही हैं, स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान यहाँ तक इसको पॉजिटिव करार दिया जा सकता है कि IMF का वफ्द बगैर किसी यानी अनड्यू डिले के वो पाकिस्तान आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो स्टेटमेंट है
उसको थोड़ा सा मैं प्री मेच्योर कहूँगा, चूँकि अभी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। अगर आप आगाज़ में ये कहते हैं कि उन्होंने आपके तमाम टारगेट्स पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और इत्मीनान का इज़हार कर दिया है, तो ये थोड़ी सी प्री मेच्योर है। चूँकि वजह ये है कि IMF के जो मुज़ाकरात हैं उसमें 2 राउंड्स होते हैं बेसिकली। एक तो टेक्निकल लेवल की मुज़ाकरात हैं और जो सेकंड वीक होगा उसमें पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी नंबर क्रंचिंग है। नंबर क्रंचिंग के बाद जब मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फाइनल करने का टाइम आएगा तो फिर IMF उन नंबर क्रंचिंग की बुनियाद पर कुछ ऐसे इक़दामात सामने रखेगा कि जिससे पाकिस्तान की फिस्कल और एक्सटर्नल साइड और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में IMF अपनी बात करेगा। तो अभी थोड़ा सा जो है वो फिस्कल साइड पे और मॉनेटरी साइड पे और एक्सटर्नल साइड पे वो सवालात करेंगे ताकि वो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद उसको अपने मॉडल के अंदर डालें, और मॉडल में डालने के बाद जो चीज़ सामने आएगी उसके बारे में अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में फिस्कल साइड पे अगर आप देख लें तो पहले क्वार्टर में पाकिस्तान ने अपना बजट डेफिसिट का टारगेट और प्राइमरी सरप्लस का टारगेट तो हासिल कर लिया है, लेकिन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी कोई 200 अरब रुपए की है, जिसमें सूबों का स्पेंडिंग और सूबों की डिस्क्रिपेंसी जो है वो 120 अरब रुपए में खड़ी है। दूसरी तरफ आप देखें तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट 950 अरब रुपए है, वो सिर्फ 42 बिलियन रुपीस जो है वो स्पेंड हुए हैं। सब्सिडीज 1 ट्रिलियन रुपीस रखे हुए हैं, उसमें से सिर्फ 2.5 बिलियन रुपीस के बिल्स क्लियर हुए हैं। तो अगर आपने सब्सिडीज की अमाउंट बिल पड़े हुए हैं अगर वो आपने क्लियर कर दिए, डेवलपमेंट स्पेंडिंग को अगर आपने एक्सेलरेट कर दिया, तो फिस्कल साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए IMF इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ आ सकता है कि या तो अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करें या अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। एक तो ये बात है। दूसरी, एक्सटर्नल साइड पे IMF अभी तक अपने नंबर्स के साथ नहीं आया कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है वो कितना है। इसी वजह से आप देखें तो रुपए के ऊपर प्रेशर दोबारा से आना शुरू हुआ है। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो जिस हद तक रुपए को इंप्रूव कर सकते थे वो कर लिया है। अब वो जो फंडामेंटल्स की बात थी, यानी इनफ्लोज को बेहतर करना था, वो इनफ्लोज को बेहतर करने का वक्त है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसके बारे में अपना एक प्लान और एक वायबल प्लान जो है वो IMF के साथ शेयर करना पड़ेगा और उसी के नतीजे में और ये बड़ी अहम बात है। बताओ सब ज़ाहिर जब रुपया मुसलसल इंप्रूव कर रहा था, डॉलर मुसलसल गिर रहा था, उस वक्त भी सवालात पैदा हो रहे थे। क्या अब 10 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा थोड़ा करके जो रुपए की गिरावट है वो इस बात की निशानी है कि हुकूमत रिस्क नहीं लेना चाह रही है कि IMF कोई भी ऐसा सवाल उठा दे कि जी मार्केट फोर्सेस के तहत चीज़ें नहीं चल रही, या ऐसा सवाल उठे, इसीलिए ये गिरावट है जिसका सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में वो जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि जिसमें ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के अंदर एक हद से ज़्यादा गैप नहीं रखना था, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, होर्डिंग के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ, स्पेकुलेटर्स के खिलाफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने एक्शन लिया। उसके नतीजे में जितनी गुंजाइश थी वो रुपया बेहतर हुआ, लेकिन वो उस टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है जब तक हम अपने डॉलर इनफ्लोज को बेहतर नहीं करते। आप ये देखें कि पहले क्वार्टर के दौरान जो डॉलर इनफ्लोज हैं, जुलाई में जब PDM की हुकूमत थी उस टाइम तो इनफ्लोज बेहतर हुए, IMF का प्रोग्राम हुआ, सऊदी अरब के $2 बिलियन आए, लेकिन अभी जो है वो उसके बाद लास्ट 2 मंथ्स में जितने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड थे वो नहीं है। इसी प्रोसेस को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, अपना स्पीड वर्क करने की ज़रूरत है। राइज 2 के बारे में वर्ल्ड बैंक से कहा जा रहा था कि हो जाएगा, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ और वो IMF के ये जो रिव्यू है इसके साथ लिंक है। अगर वो ये रिव्यू स्मूथली हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक के पैसे भी आने और AIB के पैसे भी आने शुरू होंगे। तो इसलिए अपने हाउस को मजीद इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। IMF के इस प्रोग्राम को, इस रिव्यू को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट होगा तो उसके नतीजे में इनफ्लोज भी बेहतर आने शुरू हो जाएंगे, कर्ज के इनफ्लोज हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और अहम खबर, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इसराइली फोर्सेस की शुमाली गजा में पेशकदमी जारी है और वो दावा कर रही हैं कि उन्होंने गजा सिटी को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। शुमाली गजा से जनूबी गजा जाने वाली मरकजी सड़क सलाहुद्दीन रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। इस सड़क पर कहीं से भी लोगों या गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं है। साथ ही गजा की साहिली सड़क यानी
अल रशीद रोड को न सिर्फ इसराइली टैंकों ने बंद किया हुआ है बल्कि वहां पर इसराइली फजाइया और नेवी शदीद बमबारी भी कर रही हैं, जिसके नतीजे में शुमाली गजा से जनूबी गजा का ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है और जो लोग शुमाली गजा से निकलकर जनूबी गजा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इसराइली फोर्सेज निशाना बना रही हैं। अब से कुछ देर पहले एक ऐसे ही वाक़े में 14 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेज का कहना है कि ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान गजा में हमास को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 130 जंगजुओं को मार दिया गया है। साथ ही इंजीनियरिंग ऑपरेशन के जरिए हमास की कई सुरंगों को भी तबाह कर दिया गया है। इसराइली फोर्सेज का मजीद कहना है कि हमास के जंगजू सुरंगों से निकलकर हमला करते हैं और फिर फौरी तौर पर वापस भाग जाते हैं। हमास से आमने सामने लड़ाई के दौरान 26 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। अब से कुछ देर पहले अल शिफा अस्पताल के गेट पर इसराइल ने फिजाई हमला कर दिया, जहां एम्बुलेंसेस का काफिला शदीद जख्मियों को इलाज के लिए मिस्र ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। इस हमले में कम से कम 15 अफराद शहीद हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइली जारियत से गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 9,200 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं और 32,500 से ज़्यादा जख्मी हैं। शोहदा में 3,826 बच्चे और 2,405 खवातीन भी शामिल हैं। आम बात यह है कि दुनिया भर से और ख़ुद अमेरिका के अंदर से इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद हो रही है और अमेरिका को भी गजा में नस्लकुशी का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जिसके बाद अब बाइडेन इंतजामिया खुद भी इस दबाव को महसूस करने लगी है। अमेरिका ने इसराइल को पैगाम पहुंचा दिया है कि अमेरिका पर जंगबंदी के लिए सख्त दबाव है, लिहाजा इसराइल ने जो भी करना है जल्द अज जल्द करे, क्योंकि सीज फायर का वक्त बहुत जल्द आ सकता है। इस हवाले से अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनके आला मुशीर इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि गजा की सूरत हाल पर दुनिया भर से आवाज़ें शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के लिए गजा में अपने फौजी अहदाफ का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। बाइडेन के सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली हुक्काम से हालिया निजी बातचीत के दौरान यह पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा दिया है और उन्हें बताया है कि दुनिया की तरफ से हिमायत में जो कमी आ रही है उसके हमास के खिलाफ इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयों के लिए संगीन स्ट्रेटेजिक नताइज होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ये भी समझते हैं कि मौजूदा ऑपरेशन के दौरान इसराइल के पास हमास को खत्म करने की कोशिशों के लिए अब बहुत कम वक्त रह गया है, क्योंकि इससे पहले आम शहरियों की हलाकतों पर एहतजाज और जंगबंदी का मुतालबा एक अहम मरहले तक पहुंच सकता है। बल्कि अमरीकी इंतजामिया को इदराक हो गया है कि वो लम्हा जल्द आ सकता है। सदर बाइडेन के कुछ करीबी मुशीरों का तो यह ख्याल है कि इसराइल के पास अब महीने नहीं बल्कि चंद हफ्ते रह गए हैं, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत के लिए जंगबंदी के अवामी मुतालबे को रद्द करना मुश्किल हो जाएगा। CNN के मुताबिक 2 ज़राए ने बताया है कि इस हफ्ते इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा में पनाह गजीन कैंप पर फिजाई हमले के नतीजे में अमवात और तबाही ने सदर बाइडेन और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम को धचका पहुंचाया है। इस हमले को सदर ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि इसराइल के लिए मसला यह है कि न सिर्फ उसके मुखालिफिन की तरफ से बल्कि दोस्तों की तरफ से भी उसकी कार्रवाइयों पर तनकीद बढ़ती जा रही है। और इस सूरत हाल में आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन तीसरी दफ़ा इसराइल पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा को बता दिया है कि यरगमालियों की बाजियाबी तक किसी भी आर्जी जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। यानी इसराइल बज़ाहिर अमरीका की भी बात नहीं मान रहा है, मगर इसके बावजूद अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है और उसके मौक़िफ़ का दिफा कर रहा है और आज ही $14 अरब की अस्करी इमदाद मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ इस तनाज़े में शामिल ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद आज पहली दफ़ा खिताब किया और कहा कि हिज़्बुल्लाह तमाम मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है और उसके लिए हर ऑप्शन खुला है। इसराइल नाकाबिल हुसूल अहदाफ हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ साथ अमरीका पर भी तनकीद की और कहा कि गजा में कार्रवाइयों का असल जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल तो सिर्फ एक टूल है। इसराइल को पूरे महीने में एक भी फौजी कामयाबी नहीं मिली है। आज के बाद में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।